अब आप देखेंगे, ये आपका संपादकीय पाठ है और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ बार बार कि जो संपादकीय पाठ होता है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ भी आपको इससे मदद मिलती है। इंटरव्यू में भी आप लोगों को यहाँ से मदद मिलती है और फिर आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी तो मिलती है। तो संपादकीय पाठ जरूर पढ़ा करिएगा और देखा करिएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि संविधान को बदलने की बात हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें आ गई तो वो संविधान बदल देगी। इस तरह का विपक्ष के द्वारा बयानबाजी की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो संविधान पर ब्रत की बयानबाजी। तो भारत में संविधान की सत्ता है और भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति निष्ठावान है, लेकिन कुछ समय से बहस चली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में भारी बहुमत पाकर संविधान बदल देंगे। बहस व्यर्थ है और संविधान साधारण अभिलेख नहीं है, जड़ नहीं है, गतिशील संस्था है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में संशोधन होते रहे। अब तक लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान में ही संविधान संशोधन के स्पष्ट प्रावधान है। संविधान बदलने और संशोधन करने में मूलभूत अंतर है। संविधान संशोधन विषयक प्राविधान पर संविधान सभा में बहस चली थी। बहस में हिस्सा लेते हुए H.V. कामत ने कहा था कि संशोधन आखिरकार क्या है, और संशोधन का अर्थ हो सकता है कि संविधान में कुछ परिवर्तन, उसमें कुछ जोड़ना या उसका निरसन। लेकिन यहाँ संशोधन की को लेकर तो कोई बहस है ही नहीं है, बल्कि संविधान बदलने या खत्म करने की हास्यास्पद बयानबाजी है। संविधान निर्माता संविधान संशोधन की आवश्यकताओं के प्रति सजग थे और संविधान सभा में PS देशमुख ने कहा था कि भविष्य में कुछ समय तक संविधान में तमाम परिवर्तन करने की आवश्यकता होंगे, इसलिए संविधान संशोधन आसान बनाना जरूरी है। ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा था कि किसी संविधान की अपरिवर्तनशीलता के कारण कई नई चीजें नहीं आ सकती हैं और परिवर्तन रुक जाता है। सभा में अनेक सदस्यों ने विचार व्यक्त किए और डॉक्टर अंबेडकर ने सभी सदस्यों के उत्तर दिए। भारत में संशोधन की शक्ति विधायिका में निहित है और उन्होंने कहा कि हम संविधान संशोधन को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक श्रेणी में संसद का साधारण बहुमत पर्याप्त है, दूसरी श्रेणी में के संशोधन में 2/3 बहुमत आवश्यक है और तीसरी श्रेणी में देश के आधे से अधिक विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक होता है। यहाँ संशोधन की पूरी प्रक्रिया औचित्यपूर्ण है और संविधान सभा में कई सदस्यों ने संशोधन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की थी। तर्क यह था कि कभी आम जनता राजनीतिक प्रणाली को बदलने की मांग कर सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह मान लेना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने स्थापना दी थी कि हमारे संविधान का कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसका संशोधन नहीं हो सकता है। और गोकलनाथ के चर्चित मुकदमे में 11 जजों की न्यायपीठ ने 6 न्यायाधीशों के बहुमत से पूर्ण विनिश्चित को उलट दिया था और कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 368 में कोई अलग अपवाद नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वे अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया के अधीन नहीं हो सकते हैं और यदि ऐसे किसी अधिकार का संशोधन करना है तो नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी। गोकलनाथ फैसले के बाद केशवानंद वाद का फैसला आता है और गोकलनाथ वाद के समय से ही प्रश्न उठाया जा रहा था कि क्या मौलिक अधिकारों के बाहर भी संविधान का कोई उपबंध है जो संशोधन की प्रक्रिया से मुक्त है। केशवानंद के मुकदमे में बहुमत से गोकलनाथ के मत को उलट दिया गया। अनुच्छेद 368 के अधीन मूल अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता है और न्यायालय ने कहा कि संविधान के कुछ आधारिक लक्षण है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि संशोधन संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन के लिए है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित करने का अधिकारी होगा। न्यायालय ने भारत की संप्रभुता, अखंडता, परिसंघीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन, संसदीय प्रणाली आदि अनेक विषयों को संविधान के आधारिक लक्षण बताए। इस तरह संशोधन की प्रक्रिया कठिन हो गई है और विपक्षी दलों का मोर्चा INDI संविधान बदलने और खत्म करने की निराधार कल्पना बार बार दोहरा रहा है। संविधान में आपातकाल के देश की आंतरिक अशांति को आधार बताया गया है। इंदिरा गांधी की आंतरिक अशांति से पीड़ित थी और देश नहीं। उन्होंने आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया। INDI को आपातकाल 1975 से 77 के समय पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का अध्ययन करना चाहिए। और 42वें संविधान संशोधन को आप लोग क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बड़ा बदलाव हुआ था इसमें। और संविधान विद्वान डॉक्टर DD बसु ने ठीक लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन एक प्रकार से संविधान का पुनर्निरीक्षण ही था और इसके माध्यम से संविधान की उद्देशिका में भी संशोधन हुआ और 53 अनुच्छेद
एक साथ बदले गए। 7वीं अनुसूची में भी परिवर्तन किए गए या बंद किया गया कि कोई भी उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय कानून या जिसमें ऐसे कानून के अंतर्गत अधीनस्थ विधान भी सम्मिलित है, संविधान विरुद्ध होने के आधार पर उसे अमान्य नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की शक्ति को घटाने वाला था। कहा गया कि उच्चतम न्यायालय किसी राज्य विधि को असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा। संविधान संशोधन अधिनियमों के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का भी संशोधन हुआ और बंद किया गया कि जिस विधि को संविधान संशोधन विधि बताया जाएगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और स्पष्ट है कि इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान और उसकी आत्मा को ही कुचल दिया था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आई और जनसंघ जनता का मुख्य घटक था। नई सरकार ने 43वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन के न्यायिक पालिका के अधिकार की बहाली की। सभी जनविरोधी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। संविधान की विधि भारतीय जनगण मन की निष्ठा है और संविधान बदलने या पूरा संविधान ही खारिज करने, तानाशाही लाने जैसे आरोप हास्यास्पद हैं। भारतीय संविधान के इतिहास में संविधान के साथ छेड़खानी का निंदनीय कृत्य दूसरा नहीं मिलता है। विपक्षी संविधान बदलने या हटाने की बात उठाकर आपातकाल की संवैधानिक त्रासदी की याद दिला रहा है और इस दृष्टि से उनकी यह कृत्य उपयोगी है। संविधान को तहस नहस करने के कृत्यों का पाठ और पुनर्पाठ जरूरी है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, इनके द्वारा ये लिखा गया है। और देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा प्रक्रिया चली है और हम लोगों ने बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा, उसके बाद अपना संविधान बनाया। और आपको याद होगा, नहीं है याद तो बता देता हूँ कि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था और बन के तैयार हो चुका था। पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में और 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो यही बहस चल रही है। एक गहराता जा रहा है धरती का संकट और मुझे लगता है कि प्रकृति को, धरती को जितना हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया उतना किसी और जीव ने नहीं पहुंचाया होगा। तो मानव गतिविधियों के चलते हमारी धरती अनेक प्रकार के झंझावत झेल रही है। बेतरतीब विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पृथ्वी का संकट गहरा रहा है और यही कारण है कि आए दिन किसी न किसी हिस्से में प्राकृतिक तबाही होती रहती है। दुबई शहर बेमौसम बरसात के कारण करा उठा। 16 अप्रैल को हुई घनघोर बारिश ने वहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहां एक ही दिन में 250 मिलीमीटर से भी अधिक बरसात हुई है। दुबई में इतनी बरसात 2 वर्ष में होती है और दुबई की सारी चकाचौंध प्रकृति के एक झटके ने बेरौनक हो गई। और दुबई में बारिश के कहर से के 3 दिन बाद पाकिस्तान ने प्रकृति की मार झेली है। वहां हुई जोरदार बारिश के कारण 80 से अधिक लोगों की जान गई है और सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी अप्रैल माह में हिमपात देखने को मिल रहा है। वह भी उस समय जब आप देखिए देश के कई हिस्सों में देश के कई हिस्सों में समय से पहले गर्म हवाएं चल रही हैं। बीते दिनों हैदराबाद में भी भारी बारिश देखने को मिली और ऐसी घटनाएं विश्व भर में अब कहीं अधिक देखने को मिल रही हैं। प्रकृति का ऐसा व्यवहार जहां चिंतनीय है वहीं यह सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि इन सब घटनाओं के मूल में जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम वर्ष भर नए नए रूप में प्रकट होते ही रहते हैं और यह सर्वविदित है कि मानव की प्रकृति के प्रतिकूल गतिविधियां धरती का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं। महासागर हो या फिर पहाड़ हो, नदियां हो या फिर आप देखिए खेती की जमीन, सब जगह प्रकृति करार रही है। अनेक देशों में पहाड़ी क्षेत्रों के जलाशय सूख रहे हैं और वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। इसी कारण आए दिन जब जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने बाहर आते हैं तो मानव के साथ उनका संघर्ष होता है। जंगलों की घटती नमी के कम होने और आम अत्यधिक तापमान के कारण जंगलों में आग लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं। बरसाती नदियां सूख रही हैं तो बड़ी नदियों में पानी की मात्रा लगातार घट रही है। खेती बाड़ी जमीन में कार्बन तत्व लगातार घट रहा है और इससे अन्न उत्पादन पर भी असर पड़ा है। और आप देखिए एक ही देश के अलग अलग हिस्से सूखे और बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ाने के कारणों में बढ़ती आबादी और उसका उपभोक्तावाद भी शामिल है। अधिक आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए तथा अधिक से अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति के चलते प्रकृति के संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है और उपभोक्तावाद के चलते ही कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें अधिक मात्रा में वातावरण में पहुंच रही हैं। उपभोग की वस्तुओं के निर्माण से लेकर दैनिक जरूरतों के पानी की खपत लगातार बढ़ रही है, जबकि उसका संरक्षण उस अनुपात में नहीं किया जा रहा है।
कई देशों में जगह जगह कचरे के पहाड़ बन गए रहे हैं। दुनिया के में प्रति वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है और जिसके वर्ष 2050 तक कई गुना बढ़ने का अनुमान है। भारत में भी अच्छा खासा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो विगत 5 वर्षों में दोगुना हुआ है, और इसमें करीब 90% कूड़े के ढेर नदी और नालों में जाता है। प्लास्टिक कचरे से पृथ्वी की जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित होती है, और इस कचरे के छोटे छोटे कण धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी में घुल जाते हैं। इसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक का कचरा धरती के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया है, लेकिन उसका उपयोग करने की कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। प्लास्टिक के कचरे से महासागर अटे पड़े हैं, वह अन्य तरह से भी धरती की सेहत के लिए खतरा बन रहा है। इसी कारण इस वर्ष पृथ्वी दिवस का थीम धरती बनाम प्लास्टिक है। चूंकि प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए उसने छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम उठाने ही होंगे। पृथ्वी की संपूर्ण जैव विविधता खतरे में पड़ गई है। मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी हाँफने लगी है, और उसकी ऐसी हालत किसी के भी हित में नहीं है, और कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है। अभी समय है कि चेतने का और सुधरने का और उपभोक्तावाद पर लगाम लगाने का। अगर हम अब भी नहीं चेते तो संकट इतना गंभीर हो सकता है कि उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। धरती को बचाने के लिए उपाय अमल में लाने में पहले ही देर हो चुकी है। सरकारों के साथ समाज को भी यह समझना होगा कि आधुनिक जीवन शैली में बदलाव लाए बिना बात बनने वाली नहीं है। हमें भौतिकवादी जीवन छोड़ना होगा, खाने पीने की चीज़ों की बर्बादी रोकनी होगी, और बिजली पानी का किफ़ायती उपयोग करना सीखना होगा। हमें यूज एंड थ्रो संस्कृति का परित्याग करना होगा। यह संभव नहीं है कि कुछ लोग तो जीवन शैली बदलने और शेष लोग यह मानकर चलते हैं कि उन्हें 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 ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह सोच भी नहीं है कि जलवायु परिवर्तन रोकने की जिम्मेदारी पर्यावरण संगठनों और सरकारों की है। सरकार सरकार और पर्यावरण संगठन तभी कुछ हासिल कर पाएंगे जब लोग भी उनका सहयोग करने के लिए तत्पर होंगे। यह तत्परता सभी को दिखानी होगी। उन्हें कुछ अधिक जो एसी लग्जरी कारों और विमानों आदि का प्रयोग अधिक करते हैं। धरती को रक्षा में उसके संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने वालों की जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि भारत सरीखे देश को गरीबों के जीवन स्तर में भी सुधार करना है। लेखक भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं, रमनकांत, इनके द्वारा लिखा गया है। अच्छी बात है। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ रहा है, ये बात भी जान लीजिए। महादान, दान का महत्व सभी धर्मों में बताया गया है। दान की महिमा संतों, विद्वान, महापुरुषों में खूब गाई है। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों से स्नान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, हवन या कोई भी अनुष्ठान करते समय दान का अनुकल्प अनिवार्य है। शिक्षा दान, चलिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखना हुआ करे तो देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करिएगा। एजुकेशन सर्कल है ना, वहीं से। स्कूलों में हो सुधार। झारखंड में अभी भी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ बहुत ही कम संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। इन विद्यालयों में से 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या गिनी चुनी है। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के परिणाम में यह तथ्य सामने आया है कि रांची जिले में ही कई ऐसे स्कूल हैं जहां से इस परीक्षा में केवल 1 से 10 की संख्या में ही विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। अन्य जिलों में भी ऐसे स्कूलों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह चिंताजनक स्थिति है। राज्य सरकार के जिम्मेदार विभागों के पदाधिकारियों के लिए भी मंथन और जांच का विषय है कि आखिर यह स्थिति क्यों है। कुछ वर्ष पूर्व बच्चों की कम संख्या वाले विद्यालयों की पहचान कर उन्हें पास के दूसरे स्कूलों में मर्ज कराया गया था, और इसका उद्देश्य था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तथा संसाधन भी बेकार न जाए। निश्चित रूप से किसी स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ही कम होने से संसाधनों की बर्बादी होती है। कई स्कूल ऐसे होते हैं जहां बच्चे गिने चुने होते हैं तथा शिक्षक अधिक होते हैं। ऐसे में स्कूल की और आप देखते हैं, ऐसे में आप देखिए शिक्षकों के वेतन पर खर्च होने वाली राशि बेकार ही जाती है। कई स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं जहां शिक्षक के नहीं होने के कारण नामांकन नहीं हो पाते हैं, और इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जानी चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि निरीक्षण के मजबूत तंत्र होने के बाद भी ऐसी स्कूलों की जानकारी स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। सिर्फ चिन्हित स्कूलों को ही आदर्श या फिर उत्कृष्ट बनाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा लिखा जाता है कॉलम, देख लिया करिएगा। इस स्वास्थ्य प्रेय के नाम पर सेहत से खिलवाड़। तो आज आप देखें, हाल ही में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स पोर्टफोलियो को बॉर्नवीटा सहित अन्य पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक यानी कि स्वास्थ्य पेय का श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक जांच से पता चला है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत स्वास्थ्य पेय की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।
किसी भी बात के कानून या फिर विनियमन से ने ना तो इसे परिभाषित किया है, ना ही इसके लिए मानक निर्धारित किए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डेयरी, अनाज या फिर माल्ट पर आधारित पेय पदार्थों को स्वास्थ्य या फिर ऊर्जा पेय के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए, और उसने देश में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पेय पदार्थों का उचित वर्गीकरण करने को कहा है। इन पदार्थों के मुख्य उपभोक्ता बच्चों और स्वास्थ्य लाभ कर रही माताएं हैं। इन पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा हमें हमेशा चिंता का विषय रही है। उनमें से कई में शर्करा की मात्रा कहीं अधिक होती है। यह बच्चों में मोटापा, मधुमेह, दंत, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। विवाद के कारण कुछ पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा कम हो गई है, लेकिन इसके स्वास्थ्य या फिर ऊर्जा पेय के रूप में उत्पादकों के विपणन की समस्या का समाधान नहीं होता है। स्वाद युक्त जल आधारित पेय, कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड दोनों को ऊर्जा पेय कहा जाता है। इससे यह आभास होता है कि ये पेय पदार्थ स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं या ऊर्जा देते हैं, लेकिन पोषण विशेषज्ञ ऐसे दावों को भ्रामक और नुकसानदायक बताते हैं। कंपनियों का दावा है कि उत्पादों पर लेबल लगाया जाता है, सामग्री का उल्लेख किया जाता है, इसलिए उपभोक्ता निर्णय ले सकते हैं। पर भारत में बहुत कम लोग लेबल पढ़ते हैं, और जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे समझते भी नहीं है। अधिकांश लोग प्रिंट विज्ञापन या स्क्रीन पर दिखाए गए इनके लाभों पर विश्वास करते हैं। कभी कभी मशहूर हस्तियों द्वारा भी इसका समर्थन किया जाता है, और इस क्षेत्र में स्पष्ट नियामक मानदंडों और प्रथाओं की आवश्यकता है, क्योंकि मामला लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए योग्य मानदंड लागू करने का दायित्व नियामक अधिकारियों पर है। इसमें न केवल स्वास्थ्य पेय के वर्गीकरण को परिभाषित और मानकीकृत करना शामिल है, बल्कि लेबलिंग और विज्ञापन प्रथाओं पर कड़े निर्देश भी लागू करना शामिल है। निर्माताओं को उनके दावों की सत्यता के लिए जवाबदेह ठहराकर उपभोक्ताओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सशक्त बना सकते हैं। और इस ओर तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जरूरी है क्या, स्वास्थ्य जरूरी है या नहीं है। यहाँ भी कुछ टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब आप देखिए, चुनाव है लोकसभा का, तो एक दूसरे के घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। कोई संकल्प पत्र उन्हें नाम दे रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई न्याय पत्र दे रहा है, तो ये सब आप देख सकते हैं। देखें, लेकिन याद रखिएगा, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले की बात हो तो मुझे लगता है तब अच्छा रहेगा ये। तो बाकी हम लोगों ने देख लिया था। अगर आपको पढ़ना है फिर से इनके जो भी वादे हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे राजनीति पर ही लिखे जा रहे हैं। एक आर्टिकल दैनिक जागरण का नहीं है, लेकिन जनसत्ता का है। अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने शामिल कर लिया। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि जहाँ भी मुझे अच्छे आर्टिकल मिलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अच्छे लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं, तो उन्हें या तो फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ या इसमें शामिल कर लेता हूँ। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की तलाश, ये मुझे अच्छा लगा, और आजकल इसको लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही। भारतीय संस्कृति में गुरुजनों और वरिष्ठ नागरिकों का हमेशा से सम्मान किया जाता रहा है। यह व्यक्ति को बचपन से ही घुट्टी में पिला दिया जाता रहा कि मगर जमाने ने अपने तेवर कुछ यूं बदले कि आधुनिकता का एक नया सैलाब कुछ यूं उमड़ा कि वृद्धजन उसमें कहीं पीछे पीछे रह गए। और जिस आप देखेंगे कि प्रकार की आर्थिक मंदहाली खेती से लेकर उद्योगों तक बार बार दस्तक देने लगती है, उससे यह भी लगता है कि देश के युवा भी असमय बूढ़े हो जाएंगे। और अभी गैलप द्वारा दुनिया में खुशहाली का एक सर्वेक्षण आया, और उसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत में युवा सबसे ज़्यादा दुखी हैं। खुशहाली और जीवन संतोष के मामले में भारत दुनिया के 143 देशों में 126वें स्थान पर है। यहाँ मध्यम आयु वर्ग के लोग तो फिर भी संतुष्ट हैं, लेकिन ना 30 साल से कम उम्र के युवा खुश हैं, और ना ही देश के वरिष्ठ नागरिक व्यवस्थित ढंग से जीवन जी पा रहे हैं। बेशक LSI एजिंग स्टडी इन इंडिया का एक सर्वेक्षण कहता है कि देश के 96% बुजुर्गों से दुर्व्यवहार नहीं होता है, और 98% बुजुर्ग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। ऐसा विरोधाभास क्यों? शायद इसलिए कि हमारे देश के बुजुर्गों को अध्यात्म, धर्म और संतोष का सहारा मिल जाता है। यह विडंबना जाहिर है कि भारत के 74% बुजुर्ग आज शारीरिक रूप से सक्रिय हैं। देश की औसत आयु में भी 8 वर्ष की वृद्धि हो गई है, लेकिन 79% के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। और देश में आप देखते हैं कि देश के बुजुर्गों की बात करें तो कोविड महामारी के बाद जब बंदी हटी तो उम्मीद थी कि उत्पादन निवेश में वृद्धि होगी, बेकार हो गए लोगों को काम मिलेगा, भुखमरी से लेकर बीमारी तक से छुटकारा मिल जाएगा। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे आश्वस्त करते थे। पिछले दशक में भारत विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में 10वें से 5वें स्थान पर आ गया, और आप देखें 2-3 वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचने को है। मगर शिकायत थी कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को वह सब
नहीं मिल पा रहा है जो खुशहाल भारत में उन्हें मिलना चाहिए। बीमारियां भी वृद्धों को घेरती। सरकार ने आयुष्मान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन उसमें 5 लाख रुपए वार्षिक आय तक की सीमा रेखा ने बहुत से वृद्धों को इस सुविधा से बाहर कर दिया है। मगर अब भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में वृद्धों की भी यथोचित यथोचित सुध ली गई है। एक मानवीय फैसले में कहा गया है कि अब देश के 70 से अधिक आयु वर्ग के सभी बुजुर्गों को का मुफ्त इलाज होगा। यानी जो भी इस उम्र के ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिनकी संख्या औसत आयु के कारण बढ़ रही है, वे इलाज नहीं रहेंगे, चाहे बदलते हुए भौतिक मूल्यों के कारण उनके नाते रिश्तेदार उनकी परवाह करें या ना करें। वंचितों के लिए आयुष्मान चिकित्सा योजना तो पहले से शुरू है, लेकिन अब इसमें वृद्धजनों की स्पष्ट परवाह उनके संतोष और उनकी खुशी में वृद्धि कर सकती है। वे आने वाले समय में अपने आप को संरक्षित महसूस कर सकते हैं। मगर ऐसा माहौल भारत में बन जाएगा, इसके बारे में प्राचीन संस्कृति की तलाश में झूठे भारत के लिए एक चिंतित बात है। और ये आप लोग देखेंगे बुजुर्गों के साथ किस तरह का भेदभाव रहता है, ये जग जाहिर हमारे यहाँ। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत के वृद्धों को देखें तो पाते हैं कि चाहे भारत के 3/4 बुजुर्ग शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, जैसा कि एजिंग स्टडी इन इंडिया भी बताती है, लेकिन उनके उचित इस्तेमाल के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है। और विश्व में तो आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं, जब तक वृद्ध शारीरिक रूप से सक्षम, बौद्धिक रूप से चेतन हैं, उनका इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और आप देखेंगे कि सामाजिक मूल्यों की बेहतर स्थापना के लिए किया जाता है। अमेरिका में इस बार भी जो 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की दौड़ में हैं, उनकी आयु 80 के आसपास है, लेकिन भारत में तो 58 वर्ष की आयु में लोग सेवानिवृत्त किए जाते हैं। देश की बेकारी का समाधान भी इसी में ढूंढा जा रहा है कि सेवानिवृत्ति की इस आयु को और घटा दिया जाए। और इस तरह बहुत सारे सक्रिय लोग जो देश के विकास कार्यों में अपना बौद्धिक और शारीरिक योगदान देकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उन्हें निष्क्रिय बनाकर बैठा दिया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी ने केंद्रीय स्तर पर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक कर दी है, लेकिन पंजाब सहित कई राज्यों में यह नियम लागू नहीं होता है। न्यायाधीशों से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तो अनेक जांचों आदि में समाहित कर लिया जाता है, मगर सामान्य नौकरियों से मुक्त हुए लोग हाथ पर हाथ धरे बैठने को विवश होते हैं। और समाज चेतना कहते हैं कि देश के सही निर्देश में उचित योगदान के लिए अगर वृद्धों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ा दी जाए तो शायद उनके योगदान से एक ओर तो समाज को सही दिशा मिल जाए, और दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघों द्वारा अलग अलग राज्यों में ओल्ड एज पेंशन और नई पेंशन में से इस चयन के विद्रोही स्वरों को भी मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। और अब कहा जा सकता है कि मौजूदा संकल्प पत्र में तो युवा, महिला, किसान, गरीब के साथ वरिष्ठ नागरिकों यथोचित परवाह करने की वादा किया गया है। और बेशक यह वादा पूरा होना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिले, अनुदान या अनुकंपा का आसरा नहीं, महिलाओं को आरक्षण के वादे स्थगित या लंबित ना हो, किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य मिले, और गरीब या वंचित अमीरों के साथ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने की दौड़ में इतना ना पिछड़ जाए कि देश के 10% समर्थ वर्ग के पास तो 90% संपदा हो और 90% वंचित वर्ग के पास केवल 10% संपदा का सहारा। 50% महिलाएं ऐसी हैं जो भुगतान के बिना अपनी सेवाएं देती हैं, चाहे घर में दें या बाहर। किसानों का एक वर्ग भरपूर मेहनत के बावजूद कृषि की निवल आय में वृद्धि नहीं कर पाता है, क्योंकि वे छिपे हुए बेरोजगार उन्हें कृषि और फसलों के विनिर्माण की ओर मोड़ आप देखते हैं कि एक तरह से मोड़ देना चाहिए। लघु कुटीर उद्योग उनकी आय में योगदान का सहारा दे। इस प्रकार अगर वृद्धजनों की योग्यता का भी पूरा इस्तेमाल किया जाए तो देश को एक सार्थक रास्ता मिल सकता है। उसका सत्य की पहचान से विचलित होने का डर कम हो जाएगा। जिस नैतिकता या फिर सामाजिक मूल्यों की स्थापना की घोषणा आजकल फिर होने लगी है, अगर उसके ध्वजवाहक वे बुजुर्ग रहें जिन्हें भारतीय आदर्शों का भली भांति पता है, तो कोई कारण नहीं है कि वृद्धों को एक उपेक्षित वर्ग की तरह भारत में जीने का दुर्भाग्य मिले कि उन्हें अपने नाते रिश्तेदारों को संभालने के लिए तैयार नहीं है, और वृद्धाश्रमों की स्थापना का भी रिवाज नहीं होगा। अगर यह संकल्प उभरता है तो युवा और वर्ग, महिला, किसान, वंचितों के साथ उपेक्षित पर योग्य वृद्धों को भी फालतू सामान की तरह निष्कासित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें भी उचित उपचार के साथ उनकी सेहत की संभाल करते हुए देश के लिए सक्रिय नागरिक बना दिया जाएगा। एक तरह से अच्छी बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये है आपके संपादकीय पाठ की कहानी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।
आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।